नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अगर मैं आपसे पूछूं कि डिक्टेटरशिप क्या होती है तो आप इसका क्या जवाब देंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैं यह प्रश्न क्यों कर रहा हूं, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का लोकतंत्र आज खतरे में है। क्या भारत से डेमोक्रेसी खत्म होने वाली है? क्या उसका अंत होने वाला है? मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं, आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह को। लद्दाख में 24 सितंबर के पहले तक सारी चीजें सही चल रही थी। वहां के लोग 6 साल से शांतिपूर्ण ढंग से अपना आंदोलन चला रहे थे। 24 सितंबर के बाद वहां की जनता आक्रोश में आ गई और उस आक्रोश के कारण उन्होंने लद्दाख में स्थित बीजेपी ऑफिस को तहस-नहस कर दिया। इस स्थिति के बाद जवाबी फायरिंग की गई और जवाबी फायरिंग में लगभग 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए और 4 लोगों की मौत हो गई। खास बात तो यह है कि इस मौत का जिम्मेदार सोनम वांगचुक को ठहराया जा रहा है। सोनम वांगचुक वह व्यक्ति हैं जो 6 साल से इस आंदोलन को लीड कर रहे थे। उनके द्वारा हमेशा यही कहा गया है कि हम आंदोलन को शांतिपूर्ण और सहज ढंग से चलाएंगे। हम किसी भी प्रकार के वायलेंस या किसी भी प्रकार के हिंसा के पक्ष में नहीं हैं। उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया हो? किसी भी हिंसा पे, किसी भी आगजनी या तोड़फोड़ पे मैं खुश नहीं हूँ, मैं उसकी निंदा करता हूँ। ये तरीका नहीं था, हमारा तरीका शांतिपूर्ण था, उसको और धैर्य से हमें आगे बढ़ाना। बात की जाए सोनम वांगचुक की, तो यह ऐसे व्यक्ति हैं जो भारतीय सेना के हित के लिए अनेक कार्य किए हैं। आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, उसमें जो फुनसुक वांगडू का कैरेक्टर है वह सोनम वांगचुक से प्रेरित है। यह एक श्रेष्ठ भारतीय हैं, किंतु देश का दुर्भाग्य है कि इनको भी अभी एक दिन पहले 26 से 27 सितंबर के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा कानून नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। सोचने वाली बात यह है कि वह कानून जिसके तहत बड़े-बड़े कुख्यात अपराधियों को, आतंकवादियों को, भ्रष्टाचारियों को और देशद्रोहियों को गिरफ्तार किया जाता है, सोनम वांगचुक को उस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। यदि सोनम वांगचुक देशद्रोही हैं, तो हमें नहीं लगता कि हम और आप किसी भी तरह से देशभक्त की श्रेणी में आ सकते हैं। बात की जाए तो सोनम वांगचुक एक ऐसे व्यक्ति हैं, अधिक ठंडे प्रदेश में भारतीय सेना को सरवाइव करने में कष्ट होता था, जिसके इलाज हेतु, जिसके उपचार हेतु सोनम वांगचुक ने यह प्रोजेक्ट हाथ में लिया और इस प्रोजेक्ट के तहत एक ऐसा सोलर टेंट बनाकर तैयार किया जो सूर्य की एनर्जी से हीट जनरेट करेगा और उस तंबू के अंदर रह रहे सेना के जवानों को काफी हद तक आराम मिलेगा। की सर्दियों में हमने ये देखा कि जो हमारे सैनिक हजारों में तैनात है गालवान की वादी में, वहाँ बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है और उन्हें बहुत तकलीफें हो रही हैं। तो हमने इस यूनिवर्सिटी में एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया और प्रोजेक्ट था एक ऐसा तंबू, पैसिव सोलर हीटेड टेंट बनाने का, जिसमें कि हमारे सैनिक आराम से रह सकें और गर्मी सूरज से हो और न तेल का खर्चा न धुआं हो। अब आप सोचिए, ऐसा व्यक्ति जो देश के हित में काम कर रहा हो, ऐसा व्यक्ति जो देश के लिए काम कर रहा हो, क्या वह सच में देशद्रोही हो सकता है? वह व्यक्ति जो 6 साल से लगातार आंदोलन को शांतिपूर्ण ढंग से चला रहा है, अपने सारे पॉडकास्ट में, सारे मीडिया चैनल्स में वह हमेशा शांति का ही पक्ष लेते हैं, क्या ऐसे व्यक्ति को देशद्रोही कहना ठीक है? यह आंदोलन
24 सितंबर के पहले तक बड़ा सहज और सरल चल रहा था। इस आंदोलन की कुछ मांगें थी, जैसे लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल करना। 6th शेड्यूल में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 4 राज्य शामिल हैं। उसमें शामिल होने की बात लद्दाख ने की। साथ ही साथ इन्होंने यह भी मांग की कि इनका संसद में प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए। इस प्रकार से 2, 4, 5 मांगे सरकार से लद्दाख के लोगों के द्वारा की गई, किंतु सरकार ने इनका जवाब देने की बजाय, इन पर अमल करने की बजाय उन्हें देशद्रोही ठहरा दिया और उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तारी करवा दी गई। जब बीजेपी कार्यालय में दंगा हुआ, इसके पश्चात जवाबी कार्रवाई हुई। उस कार्रवाई में 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए और 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से एक फौजी भी थे। इन सब का इल्जाम सोनम वांगचुक पे लगा दिया गया और उनको ये भी कह दिया गया कि ये बाहरी फंडेड हैं, ये पाकिस्तानी फंडेड हैं, ये चाइना फंडेड हैं और ऐसी ही ढेर सारी चीजें वगैरह वगैरह, और इन्हें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार के आंदोलन सिर्फ लद्दाख में ही नहीं, अपितु अन्य कई राज्यों में भी चल रहे हैं। क्या यह जो आंदोलन चल रहे हैं, ये सरकार की फेलियर को प्रदर्शित करता है? क्या देश में बेरोजगारी, क्या देश में गरीबी, देश में भूखमरी, क्या यही विकसित भारत की पहचान है? क्या यही है आत्मनिर्भर भारत? अगर इस प्रकार के भारत को आप विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत कहते हैं, तो आप उस भारत को बताइए जिसमें ये सारी चीजें ना हो, आप उसको क्या नाम देंगे? और खास बात, इन सभी घटनाओं को शायद ही किसी न्यूज चैनल के द्वारा दिखाया जा रहा होगा। क्या सच में यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? क्या यही होती है लोकतंत्र की सच्ची पहचान? आशा है आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। वैसे तो मैं ये वीडियो यहीं पर खत्म करने वाला था, किंतु मुझे लगता है कि जैसे हमने देशद्रोहियों की बात की, वैसे हमें कुछ देशभक्तों की भी बात कर लेनी चाहिए। आइए चलते हैं अपने पहले देशभक्त पर, माननीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी पर। बात करें, अनुराग ठाकुर वर्तमान में खेल मंत्री हैं भारत के। यह कुछ दिनों पूर्व उत्तराखंड में गए थे। वहां पर बच्चों के साथ वार्तालाप होने के समय इन्होंने बच्चों से प्रश्न पूछा कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। बच्चों ने तेज स्वर में एक साथ जवाब दिया, नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कौन था? अब आप मंत्री जी का जवाब सुनिए। मुझे तो लगता है हनुमान जी थे। देखा, इनके हिसाब से अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति हनुमान जी थे। क्या ये जिस पद पर हैं, उस पद पर ये बात शोभा देती है? क्या इस बात के पीछे कोई लॉजिक, कोई तर्क, कोई विचार किया गया? चलिए मानते हैं बच्चों की बातें गलत थी, क्योंकि नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति थे, ना कि अंतरिक्ष पर। अंतरिक्ष पर जाने वाले पहले व्यक्ति यूरी गगारिन थे, जो कि 1961 में सोवियत संघ, जो वर्तमान में रूस है, के द्वारा भेजे गए थे। लेकिन क्या मंत्री जी द्वारा कही गई बात कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति हनुमान जी थे, इसके पीछे का कोई तर्क बनता है? अब आप समझदार हैं, अपने हिसाब से तर्क लगा लीजिए। बात करते हैं दूसरे महान व्यक्ति की। ये महान व्यक्ति इतने महान गणितज्ञ हैं कि यदि आज आर्यभट्ट और रामानुजन होते तो अवश्य ही इनकी गणित को देखकर अपने प्राण त्याग देते। बात करते हैं, कुछ दिनों पहले जीएसटी सुधार हुए हैं। उन जीएसटी सुधारों को लेकर माननीय सांसद
गोरखपुर से श्री रवि किशन जी के द्वारा कुछ बयान दिए गए। बहुत शानदार हो गया भाई, 28 और 18% खत्म। मैं बोल रहा हूँ ना, डायरेक्ट 50%। रुपए का माल आपको 40 पैसे में, 45 पैसे में, 100 रुपए की चीज 45 रुपए में, 1000 की चीज आपको 450 पौने 500 रुपए में, 5000 की चीज आपको 2650 रुपए में। इससे शानदार क्या गरीबों को मिडिल। उनके कहे के अनुसार सारी चीजों के रेट 50% कम हो गए हैं। यानी अब जो 5 रुपए वाला बिस्किट है वो 2.5 रुपए का मिलेगा, जो 4 रुपए वाली टॉफी है वो 2 रुपए की मिलेगी, जो 1 रुपए वाला शैम्पू है वो 50 पैसे का मिलेगा। लेकिन मेरी सामने वाली दुकान में मुझे शैम्पू 1 रुपए का ही मिलता है, मुझे बिस्किट 5 रुपए का ही मिलता है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि ऐसी कौन सी दुकान है जहाँ पर इन सारी चीज़ों के रेट 50% हो गए हैं, मतलब 1 रुपए की चीज 50 पैसे में हो गई। क्या इस बात के पीछे भी कोई लॉजिक था? इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति बेतर्क की बातें करे, निरर्थक बातें करे, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दे, वह हुआ देशभक्त। और जो व्यक्ति उचित तरीके से बोले, सही ढंग से अपनी बातों को रखे, सही मांगों के लिए प्रदर्शन करे, वह हुआ देशद्रोही। और उस पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दो, उस पर आतंकवादी कानून लगा दो, उस पर ढेर सारे लांछन लगा दो, उसको पाकिस्तानी फंडेड कह दो, उसको चाइना फंडेड कह दो, उसको बाहरी फंडेड कह दो, उसको फलाना कह दो, उसको ढिमकाना कह दो और उसको जेल में बंद कर दो। ये थी सारी बातें। मुझे आशा है आप सब काफी समझदार हैं। एक अंतिम चीज जो मैं कहना चाहूँगा, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, ये चीज याद रखना है। किसी भी देश की पावर जनता में होती है, ना कि वहाँ के राजा में। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ये थी अभी तक की घटित हुई कुछ घटनाएं। आगे जो भी अपडेट आएगा हम आपको उससे अवगत करा देंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।